कैसे हो सब लोग? बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे अपन? राजस्थान की जलवायु शुरू कर दी थी। अरे आवाज नहीं। हेडिंग डालो। शुरू करें अपन। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ द राजस्थान। राजस्थान का जो क्लाइमेट है, राजस्थान के क्लाइमेट में कल नॉर्मली हम लोगों ने शुरुआत की थी। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसको देखा था लास्ट में। ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया। पहली कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। दूसरी कौन सी आपकी? वर्षा ऋतु। और तीसरी अपने ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 3 भागों में, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, 3 जो डिवाइडेशन है। कल हम लोगों ने शुरुआत की थी ग्रीष्म ऋतु से। कहाँ से शुरुआत की थी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कौन सा महीना आपके? मार्च से जून के बीच में। ग्रीष्म ऋतु के दौरान राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस राजस्थान का क्या रहेगा आपके औसत तापमान। अब देखना इधर क्या हुआ। तो पीछे जाके बैठा ही क्यों? पहले तो ये बता। आवाज नहीं, आवाज नहीं। अभी करते हैं, सही है ना? थोड़ी सी कम कर दे इसकी, थोड़ी सी कम आवाज। हेलो, ठीक। अब देखना इधर, थोड़ा ध्यान इधर बोर्ड की तरफ है ना। आपस में कोई बात नहीं करेगा, इधर देख लो। राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली के पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का,
सबसे ज़्यादा राजस्थान का गर्म क्षेत्र यही रहता है। यहाँ का तापमान, अधिकतम तापमान गर्मियों में 47 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। कितना चला जाता है आपकी? 47 से 50 डिग्री सेल्सियस। कौन सा क्षेत्र है आपकी? मरुस्थलीय प्रदेश। तापमान कितना चला जाता है? 47 से 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान का तापमान चला जाता है। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो थार का मरुस्थल है, ये गर्म होने का बड़ा कारण है। यहाँ पर एक तो रेतीली मिट्टी का प्रसार है। किसका प्रसार है? रेतीली मिट्टी का प्रसार है। दूसरा, इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव है। क्या है आपकी? वनस्पति का अभाव है। तीसरा, इस क्षेत्र में सिंचाई संसाधनों का अभाव है। सिंचाई संसाधनों का क्या है आपकी? अभाव। रेतीली मिट्टी खूब है और रेतीली मिट्टी की विशेषता है बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी क्या होती है आपकी? ठंडी होती है। इसी वजह से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का दोपहर 12 बजे तक का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। अचानक से तापमान बढ़कर आपके 47 से 50 चला जाता है। तो आपके राजस्थान के ये क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म होता है। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र गर्म हो रहा है। राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र, मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपकी? अलवर भरतपुर का क्षेत्र, यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ये क्षेत्र भी राजस्थान का बहुत ठीक गर्म रहता है। और यहाँ क्षेत्र गर्म होने का कारण है बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर है आपकी? बलुआ पत्थर की चट्टान। और बलुआ पत्थर की चट्टान की विशेषता बहुत जल्दी गर्म होना, बहुत जल्दी ठंडा होना। तो राजस्थान, ये सवाल फर्स्ट गेट के अंदर पूछा गया था, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र गर्म होने का कारण क्या है? बलुआ पत्थर के इस क्षेत्र में चट्टान है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कौन सा आपके? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ का तापमान 40 के आसपास रहने का कारण यहाँ आपकी मिट्टी है जिसका नाम बलुई मिट्टी, माफ़ी चाहूँगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी भी बलुई मिट्टी की तरह गर्म होती है। काली मिट्टी भी गर्म होती है, लेकिन इस क्षेत्र में आपके सिंचाई संसाधन खूब है ना। मिट्टी आपकी अपने वनस्पति इस बेल्ट के अंदर खूब है। पूरा क्षेत्र आपके पूरा वनस्पति है, सिंचाई है, बारिश वगैरह ठीक होती है। तो तापमान अधिकतम बढ़ के भी कितना जाता है आपके? 40 के आसपास ही रहता है। फिर अपन बात करें राजस्थान का अरावली। अरावली का तापमान कम रहता है और 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। हेलो, हाँ अब ठीक है। अब देखो इधर, हाँ अब सही है ना। अरावली का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ का तापमान कम रहने का कारण है, अरावली जो है ऊंचाई पे स्थित है। धरातल से आप ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे तो तापमान आपकी धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। ये प्रोसेस वैसे सौरमंडल तक चलता है। जैसे आप माना कि किसी भी धरातलीय लोकेशन से, ये आपके धरातल हैं, धरातल से आप ऊपर जाओगे, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे, 165 मीटर ऊंचाई पे जाओगे तो तापमान क्या होगा? तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? कम होगा। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा आपकी? कम होगा। यह सिस्टम कहाँ तक चलेगा? सौर मंडल तक। कौन से मंडल तक? ये तापमान सौर मंडल तक चलेगा। सौर मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है? समताप मंडल। समताप, न टेम्परेचर घटता है न टेम्परेचर, यहाँ पर आपकी क्या रहेगा? अब यहाँ अपना दिमाग 1% भी मत लगाना। हमारा दिमाग ये लगेगा कि साहब धरातल से वो ऊपर जा रहे हैं तो भगवान सूर्य के नज़दीक जा रहे हैं।
और सूर्य देव के नज़दीक जाएंगे तो तापमान बढ़ना चाहिए, और यहाँ क्या हो रहा है? मुझे पता अपना खुरापाती दिमाग काम करेगा, है ना? तो तापमान बढ़ेगा नहीं, तापमान क्या होगा? कम होगा। पृथ्वी जो गर्म होती है उसका कारण धरातलीय संरचना है, वहाँ की कैसी स्थिति है, परिस्थिति है, संरचना कैसी है, सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकरा के वो क्षेत्र आपके गर्म होता है, तो कई सारे कारण हैं आपके गर्म होने का, ठीक है ना? लेकिन जैसे जैसे अपन धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा? कम होगा। और आपके 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे यहाँ से जाओगे तो तापमान में 6.5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। यह सवाल अभी पीछे एग्जाम पूछा गया था, कितना कम होगा आपके? 1 किलोमीटर ऐसे ऊपर जाओगे तापमान यहाँ से लगा के 6.5 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, फिर एक जाओगे तो 6.5 का और आ जाएगा। ये सब सिस्टम चलेगा आपके क्या कहते हैं ना, सौर मंडल तक, समताप मंडल में। ये मौसमी परिवर्तन, आपने आंधी तूफान चक्रवात, ये जितने भी परिवर्तन होते हैं सारे कौन से मंडल में हैं? सौर मंडल में ही होते हैं। तो ये आपके, अब बात करें अरावली की, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर, यानी लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तापमान का फर्क तो इसकी वजह से आ जाता है। अरावली क्या है? ऊंचाई पे स्थित है। ये सवाल कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया। राजस्थान में दक्षिण एंड दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, राजस्थान के इस क्षेत्र का तापमान कम रहने का कारण क्या है? वो है समुद्र तल से ऊंचाई। सबसे बड़ा और पहला कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र में अरावली की अच्छी खासी ऊंचाई है। माउंट आबू की ऊंचाई तो 1200 मीटर के आसपास है, अरे है या नहीं इस क्षेत्र में? तो ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से तापमान क्या आएगा आपके? कम आएगा। दूसरा, एक तो आपकी ऊंचाई पे स्थित है, दूसरा जो है आपके इस क्षेत्र में वनस्पति खूब है ना? अरावली पे वनस्पति मिलेगी, तो अरावली में वनस्पति खूब है। आपके क्या कहते हैं ना, वन मिलेंगे तो बारिश अच्छी होती है। आज साथ साथ में कुछ आपकी नहरें वगैरह, कुछ जल स्रोत काफ़ी ठीक है, तो उसकी वजह से तापमान कितना रहेगा? 28 से 32 के बीच में। राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने इनके और इनके बीच में लगभग 15 से 20 डिग्री का डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस आने का कारण है इस क्षेत्र में जितना एक्चुअल तापमान होना चाहिए उससे क्या रहता है? 5, 7, 8 डिग्री ज़्यादा रहता है, और इधर जितना होना चाहिए उससे कम रहता है। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में क्या आ जाता है? आपके डिफरेंस। अब देखो, जैसे ही राजस्थान का बड़ा क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भयंकर क्या पड़ रही है आपके? गर्मी। और गर्मी पड़ने की वजह से इस क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बनना शुरू होता है। निम्न दाब अर्थात लो प्रेशर सिस्टम विकसित होता है। लो प्रेशर समझते हो ना? जैसे ध्यान रखना, जैसे जैसे तापमान इंक्रीज होगा, जैसे जैसे तापमान घटेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वायुदाब घटेगा। तापमान बढ़ेगा, वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा, दोनों उल्टे चलेंगे। बात आगे समझ में? तो तापमान जैसे जैसे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर ज़्यादा स्पेशल समझने की आवश्यकता नहीं है। अपन पंप से हवा बढ़ते हैं ना, जिससे हम ऊपर उठाते हैं उस टाइम लो प्रेशर होता है, दबाते हैं उस टाइम हाई प्रेशर होता है। यही आपके हाई प्रेशर लो प्रेशर है। बात आ गई समझ में? तो अपने हाँ, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में भयंकर गर्मी पड़ रही है, और गर्मी पड़ने की वजह से इस क्षेत्र में क्या बन रहा है? लो प्रेशर। और लो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो हमेशा ध्यान रखना, हवाओं का हमेशा सिस्टम रहता है, हवाएं हाई प्रेशर टू किधर चलती है? लो प्रेशर। हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती है। हवाएं हमेशा किधर चलती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती है। तो राजस्थान के अंदर जैसे ही इस क्षेत्र में लो प्रेशर बनता है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम हवाएं इस निम्न दाब के केंद्र को भरने के लिए आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये हवाएं इस क्षेत्र में आपके आगे चलना शुरू हो जाती है, आगे भी चली जाती है ऐसे, ठीक है ना? अब जैसे ही राजस्थान के अंदर ये दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं, इसकी वजह से राजस्थान में धूलभरी आंधियाँ चलती हैं। क्या चलती है राजस्थान में? चलती है ना? राजस्थान में धूलभरी आंधियाँ चलने के लिए एक वर्ड है सवनीय धारा। किसकी वजह से चलती है? इसको ज्योग्राफी के शब्दावली में सवनीय धारा कहते हैं, और हमारी भाषा के अंदर इसको
अपन समझ रहे हैं ना कि लो प्रेशर बनेगा, वापस आपकी हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलेगी, इसी को बोलते हैं सवनीय धारा। बात आगे समझ में? भाई जैसे इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ी, निम्न दाब का क्षेत्र बना, इधर से दक्षिण पश्चिम हवाएं वापस इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए क्या हो रही है, आपके आगे बढ़ रही है, और इसकी वजह से राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलना शुरू होती है। और आपको पता होगा राजस्थान के अंदर मार्च के महीने में और अप्रैल का जो महीना लगता है, धूल भरी आंधियाँ राजस्थान में चलना शुरू हो जाती है, चलती है ना। मार्च और अप्रैल में राजस्थान धूल भरी आंधियाँ चलती है, और इस दरमियान राजस्थान में आपको पता लू भी चलती है। इस दरमियान राजस्थान में क्या चलती है? व्हाट इज लू? लू इज बढ़ती। लू क्या है? राजस्थान में जो चलने वाली गर्म हवा, उसी को क्या बोलते हैं? लू। अब लू को स्पेशल पीछे से थोड़ी आती है। राजस्थान के अंदर जैसे ही दक्षिण पश्चिम हवा पहुंचती है, राजस्थान का क्षेत्र गर्म होता है। राजस्थान में बलुई मिट्टी है, इस मिट्टी से हवाएं टकरा के गर्म होती है, और वही गर्म हवा राजस्थान में चलना शुरू होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? लू। उसी को अपन क्या बोलते हैं? लू। यहाँ से चल के हवाएं आगे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार तक को लपेटे में ले लेती है ना, उधर तक आपके चलती है। यहाँ से गर्म होकर आगे की तरफ बढ़ती है। और इस दौरान राजस्थान में बबूलिया भी आता है। आता है बबूलिया, और अपन कहते हैं भूत आ गया। आता है ना, भूत आता है, बबूलिया आता है, भूत आता है। बबूलिया क्या होता है? बाउंडर। और ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं साहब भूत आ गया। यह भूत किसी ने दिसंबर और जनवरी के महीने में देखा है? दिसंबर जनवरी के महीने में भूत को ठंड लगती है, गुफा में घुस के बैठा होता है कि नहीं साहब बाहर नहीं निकलेंगे, भयंकर बाहर ठंड है। जैसे गर्मी होती है, बाहर निकल के आता है। बबूलिया क्या होता है? यह चक्रवात का सूक्ष्म रूप है। किसका सूक्ष्म रूप है? इधर से राजस्थान में क्या होता है कि हवा इधर से चल रही होती है, इधर से हवा का रूट है, इधर किसी कारणवश लो प्रेशर सिस्टम विकसित होता है। इधर आपके जैसे ही हवा का रूट इधर है, धरातलीय संरचनाओं से लो प्रेशर, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हुई, लो प्रेशर बना, तो हवा इस लो प्रेशर को बढ़ने, हवा का सिस्टम है हमेशा किधर चलेगा? हाई प्रेशर टू, हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा आपकी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही लो प्रेशर बढ़ेगा, हवा इस केंद्र बिंदु को भरने के लिए आगे की तरफ बढ़ेगी। अब जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगी तो हवा का केंद्र बिंदु सेंटर की तरफ होगा, और सेंटर की तरफ हो गए फिर जितनी भी चीज़ें होती है उसको क्या कर लेती है? उठा लेती है। उसको क्या कर लेती है? आपके उठा। अब हवा की स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, हवा की स्पीड पर निर्भर करता है। कई बार नॉर्मल हवा की गति होती है, तो सिंपल सी आपके थोड़ी बहुत खोतले उड़न रह जा, पॉलीथीन उड़ती है, ख़त्म हो जाती है। कई बार आपके क्या होता है कि ये बहुत तेज़ स्पीड से आता है, इसका संपर्क कभी कभार, और कई बार तो ऐसा भी होता है शादी समारोह का सीजन, टेंट के टेंट, कुर्सियाँ के कुर्सियाँ, बिस्तर के बिस्तर, है ना, चक्रव्यूह बनता है बड़ा जोरदार, और होता ही नहीं होता। और कई बार इसका संपर्क दक्षिण पश्चिम हवाओं की तेज गति से या किसी चक्रवात से संपर्क हो जाता है। संपर्क होने की वजह से कई बार रेत के धोरे को उठाना शुरू करती है, और रेत के धोरे को उठा के राजस्थान में फिर चलना शुरू होती है। राजस्थान के अंदर रेत के गुहार युक्त भयंकर आंधियाँ चलती है, जिसको अपन कहते हैं ना काली पीली आंधी। बीकानेर गंगानगर क्षेत्र में देखा होगा, भयंकर आपके क्या आती है? आंधियाँ आती है, नहीं आती है? ठीक है। तो ये आपके क्या होता है? बबूलिया होता है। कोई भूत नहीं होता है, हवा का हाई प्रेशर लो प्रेशर का सिस्टम है। ऐसा नहीं कि भूत है, बबूलिया है ना, आप लोग जो है हनुमान जी के कान दिलाना शुरू हो जाए, है ना, आर छे कार छे, हम क्या आए तो हनुमान जी रो गोटो तैयार छे, है ना। चलो, कल लास्ट में अपन शुरुआत में थ्योरी लिख रहे थे, थ्योरी में लास्ट में लाइन क्या लिखी थी ये बताओ? पहले थ्योरी लिख लो, बाद में इसको बनाएंगे। उच्च तापमान के कारण ये क्षेत्र निम्न दाब के केंद्र में बदल जाता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम हवाएं तेज गति से निम्न दाब के केंद्र को भरने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। ये अपने लास्ट लाइन लिखी थी। नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट लिखो, लिखो धरातलीय भाग के अत्यधिक गर्म होने
कल जो लिखा था ना उसके आगे, धरातलीय भाग के अत्यधिक गर्म होने धरातलीय भाग के अत्यधिक गर्म होने धरातलीय भाग के अत्यधिक गर्म होने व आकाश के मेघ रहित होने के कारण, आकाश के मेघ रहित, बादल नहीं है, वह आकाश के मेघ रहित होने के कारण, मेघ रहित होने के कारण ये हवाएं और गर्म हो जाती है, ये हवाएं और गर्म हो जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं आपकी, लू, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट लिखो। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब के कारण पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब के कारण वायु के भंवर बनते हैं, निम्न दाब के कारण वायु के भंवर बनते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, सॉरी बबूलिया कहते हैं। वायु के भंवर बनते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं आपकी, बबूलिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन वायु भंवर का संपर्क, बी कंटिन्यू, नेक्स्ट पॉइंट, इन वायु भंवर का संपर्क दक्षिण पश्चिम हवाओं की तेज गति से, इन वायु भंवर का संपर्क दक्षिण पश्चिम हवाओं की तेज गति से वायु भंवर का संपर्क दक्षिण पश्चिम हवाओं की तेज गति से या किसी चक्रवात से हो जाता है, या किसी चक्रवात से हो जाता है, या किसी चक्रवात से हो जाता है, तो राजस्थान में रेत के गुहार युक्त, तो राजस्थान में
रेत के गुहार युक्त भयंकर आंधियां चलती है। तो राजस्थान में रेत के गुहार युक्त भयंकर आंधियां चलती है। रेत के गुहार युक्त भयंकर आंधियां चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाले जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाले जिले सर्वाधिक आंधियों वाले जिले, 1 नंबर डाल के लिखो गंगानगर, गंगानगर, ब्रैकेट में लिख दो 27 दिन। सर्वाधिक आंधियों वाले जिले गंगानगर, कितने दिन है आपके? 2 लिख लो हनुमानगढ़ 24 दिन, सर्वाधिक आंधियों वाले जिले, पहला गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़ और तीसरा बीकानेर। गणा था और तो 3। अनूपगढ़ अभी डिस्ट्रिक्ट बना, आंधी आने तो दे है। मैंने सर्वाधिक लिखा है। सर्वाधिक आंधी वाला पहला जिला गंगानगर, एक साल में औसत कितने दिन है? 27 दिन आंधियाँ। हनुमानगढ़ 24 दिन, बीकानेर 18 दिन, जैसलमेर 16 दिन, बाड़मेर 13 दिन, चूरू 12 दिन, जोधपुर 9 दिन। लेकिन मैंने औसत सर्वाधिक 3 लिखा है, बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो। राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाले जिले, राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाले जिले, राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाले जिले, पहला लिख लो झालावाड़, न्यूनतम आंधियों वाले जिले, फर्स्ट झालावाड़, कितने दिन आंधी आती है? 3 दिन, झालावाड़ 3 दिन। दूसरा लिख लो अजमेर 4 दिन, चित्तौड़ 4 दिन। लिख लिया सबने? नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट लिखो। अब लिखो राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र अत्यधिक गर्म होने का कारण, राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र अत्यधिक गर्म होने का कारण
डैश करके 1 नंबर डाल के लिख लो। रेतीली मिट्टी का प्रसार, रेतीली मिट्टी का प्रसार रेतीली मिट्टी का प्रसार। 2 नंबर या दूसरा पॉइंट बना के लिख लो। वनस्पति का अभाव, वनस्पति का अभाव। तीसरा लिखो सिंचाई संसाधनों का अभाव, सिंचाई संसाधनों का अभाव। और चौथा लिख लो न्यून वर्षा, सिंचाई संसाधनों का अभाव। और चौथा है न्यून वर्षा, बारिश क्या होती है, बहुत ही कम होती है। बारिश कम होती है, सिंचाई संसाधन नहीं है, वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, और मिट्टी है तो भी कौन सी है, रेतीली। क्योंकि रेतीली मिट्टी की विशेषता बहुत जल्दी गर्म होना, बहुत जल्दी ठंडा होना। नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट लिखो। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक गर्म होने का कारण, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक गर्म होने का कारण। डैश कर लो बलुआ पत्थर की चट्टानें, बलुआ पत्थर की चट्टानें। बलुआ पत्थर की चट्टानें। नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट, राजस्थान के दक्षिण व राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का तापमान कम रहने का कारण, का तापमान कम रहने का कारण। डैश करके लिख दो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है ना, समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई है। और मैंने बताया था जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे लिखो। राजस्थान का सबसे गर्म जिला, राजस्थान का सबसे गर्म जिला, राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू। सबसे गर्म जिला, मैंने क्या कहा, अभी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, जलवायु में परिवर्तन करने में समय लगेगा। ठीक है, गर्म जिला कौन सा है, चूरू। फिर कह रहा हूँ फलोदी से ज़्यादा गर्म चूरू रहता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट गर्म रहता है। और नीचे स्टार चूरू लिखा ना, चूरू के अंदर आप लिख लो, आगे नीचे लिख लो चूने की परत। किसकी परत है आपके, चूरू ज़्यादा गर्म होने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। चूरू के अंदर पीछे मरुस्थल की सारी विशेषता लिखी, वो विशेषता है,
रेतीली मिट्टी भी चूरू के अंदर खूब है, चूरू के अंदर वनस्पति बिल्कुल नहीं है, चूरू में सिंचाई संसाधन चूरू में नहीं है, चूरू में बारिश भी नहीं होती है, सारी बातें हैं। लेकिन उसके अलावा चूरू में क्या है, चूने की परत, उस क्षेत्र में चूने की परत, और चूने की परत जैसे ही रेतीली मिट्टी गर्म होती है साथ साथ वो भी हीट करना शुरू होती है, और इसकी वजह से पूरा चूरू क्षेत्र क्या रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो चूरू आपके क्या रहता है, भयंकर आपके गर्म रहता है। अब चूने की परत आपने जैसे धूप की अपन बात करें, एक तो मिट्टी है, एक अपने जैसे अपन स्टील का बर्तन एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अपने स्टील का जो बर्तन होता है ना, उसको धूप में ले जाके अपन रखें तो कितना गर्म होगा या नहीं होगा, वो एकदम गर्म होगा। तो भयंकर गर्म हो, वैसे चूना एकदम क्या होता है, गर्म होता है, वो गर्म होके एकदम टेम्परेचर को क्या कर देता है, आपके बढ़ा देता है, गर्म भी होता है साथ साथ में वापस ठंडा भी होता है। इसलिए राजस्थान का सबसे ठंडा जिला पूछे ना तो भी चूरू है। लिख लो आगे ब्रैकेट में, बोले नो डाल के लिख लो, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू। सबसे ठंडा जिला भी कौन सा आपकी, चूरू। नेक्स्ट आगे लिखो, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, अब ये मत करना सर डिस्ट्रिक्ट बन गया, हम बन गया ठीक है, लेकिन स्थान तो है ना फलोदी। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गर्म स्थान आपके, फलोदी, फिर साथ साथ में लिख लो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान तो हो गया फलोदी, नीचे स्टार डाल के लिख लो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। कहाँ है माउंट आबू आपकी, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, और माउंट आबू के आगे ब्रैकेट में लिख लो राजस्थान का बरखो यास्क, राजस्थान का बरखो यास्क, राजस्थान का बरखो यास्क। अब देखो बरखो यास्क का मीनिंग क्या होता है, इसको बरखो यास्क क्यों कहते हैं पता है, बरखो यास्क रूस में एक जगह है, रूस में एक जगह है जिसका नाम है बरखो यास्क। पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान यही है, यहाँ का तापमान -69 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, -69 डिग्री, आप सोचो कितना लो टेम्परेचर होगा। और दूसरा फिर ठंडा स्थान है सियाचिन, जो युद्ध स्थल है भारत को चाइना के बीच में बना हुआ सबसे ऊंचा। तो राजस्थान का बरखो यास्क पूछे तो किसको बोलते हैं, माउंट आबू। क्लियर सबके, नेक्स्ट आगे लिखो, क्या कह रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं, सियाचिन में भी लोग रहते हैं, जो आर्मी जवान है, देखना कैसे रहते हैं, रहने वाले रहेंगे बर्फ़ के उधर। आप हैं, अरे बर्फ़ क्या, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, फिर भी रहते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे कबाड़ी आदमी है ना तो मानव है, सबसे जहाँ पर जैसी परिस्थितियाँ है ना उसके अनुसार अपना कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेता है ना, व्यवस्था बना ही लेता, कुछ न कुछ कैसे न कैसे लेते हैं, है ना। ठंडा स्थान है, नॉर्वे कहाँ है, डेनमार्क कहाँ है, पूरे उत्तरी ध्रुव के आसपास है, भयंकर ठंड है, फिर भी लोग रहते हैं। यूरोप के अंदर भयंकर ठंड पड़ती है, रूस में भयंकर ठंड पड़ती है, नहीं रहते क्या लोग, है ना। अपन को तो अपना दिखता है कि अपने यहाँ वाला क्लाइमेट ठीक है, कि यहाँ पर गर्मी भी है, सर्दी भी है, ठंड भी है, उधर गर्मी ठंडी ठंड है तो है, लोग तो रहेंगे, है ना। लेकिन वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार वो ढल जाते हैं। अपने भी क्या होता है, क्लाइमेट के अनुसार ढलने का एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, सैदे जैसे ही गर्मी अपने बारिश, अभी गर्मी डलने का दौर आएगा, जैसे ही गर्मी निकलेगी सर्दी का सीज़न शुरू होगा, सर्दी का सीजन शुरू होते ही एक बार थोड़ी सी मौसमी बीमारी आती है, थोड़ा जुकाम लगता है ना, इस टाइप का होता है। लेकिन 15-20 दिन महीना भर निकलता है ना, फिर एकदम फिर सर्दियाँ बड़ी आसान आराम से निकलती हैं और शरीर उसके क्या हो जाता है, आदि। तो जहाँ पर जैसे रहता है ना उसके अनुसार ढल जाता है धीरे धीरे। ठीक है, चलो
क्या लिखा? राजस्थान का बरखुयास किसको बोलते हैं? माउंट आबू। आगे वाला पॉइंट लिखो। लिखो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा आपके? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। नेक्स्ट आगे लिखो। अरे बताऊं रे, रुक तो सही। फिर लिखो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन सा था? जैसलमेर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा आपकी? चूरू है। दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर फर्क मैं बता देता हूँ। दैनिक तापांतर का मीनिंग होता है दिन का तापमान और रात का जो तापमान है उनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है? जैसलमेर में। दिन में तो भयंकर पड़ती है गर्मी और रात डलते डलते ठंड हो जाती है ना। दिन और रात के तापमान में डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैसलमेर में। वार्षिक तापांतर गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा ठंड, तो वार्षिक तापांतर में डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है आपकी? चूरू। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला जिला। न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला जिला। न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। दैनिक तापांतर भी कम है और वार्षिक भी कम है। कौन सा है आपकी? डूंगरपुर। क्लियर सबके? चलो एक बार अब इस मैप को बना लो पीछे। मैप के टाइम में कोई जाने बनाना तो पड़ेगा भाई, बनाओ। ये जो इसका सारांश पूरी जो बातें इस इधर समझाई ना, वो मैंने पूरी लाइन टू लाइन लिखा दी। एक बार इसको बना लो, फिर मैं शॉर्ट में वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, काम की चीज़ है, ठीक है।
अरे लास्ट में बातें नहीं भाई, ये जो बातें कर रहे हैं ना उसको उठा के तेरे पास ले जा, उधर हत्या ही करना, ठीक है। अरे बातें नहीं, अरे इधर आके तो बातें करेगा। गजब। लिख लिया सबने? हो गया सबके? कौन कौन लिख रहे हैं अभी तक? क्या हुआ? कहाँ पर? कहाँ पर कह रहा था? कितना ऊपर? 6.5 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे। जियोग्राफी का बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको समझने के लिए जियोग्राफी में बहुत डीपली जाना पड़ेगा। अल्बिडो सिस्टम होता है, टकराती है, वापस ऊपर जाता है, अवशोषण होता है, खूब सारी लंबी चौड़ी गाथा है। उसमें जाएगा तो फिर कुछ हवा नहीं लगेगी। अपने इतना ही ठीक है, कम होता है, ठीक है। लिख लिया सबने? अब देखो इधर एक बार वापस देख लो, कौन कौन लिख रहा है अभी तक? कोई है महानुभव जो लिख रहा है अभी तक? अब इधर देख लो, राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु के दौरान
राजस्थान का औसत तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस, पूरे राजस्थान का औसत तापमान। राजस्थान का सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला क्षेत्र कौन सा? मरुस्थलीय क्षेत्र। 47 से 50 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान इस क्षेत्र का चला जाता है, अधिकतम तापमान। मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा गर्म होने का कारण भी है, रेतीली मिट्टी है, वनस्पति कम है, बारिश कम होती है, सिंचाई संसाधन इस क्षेत्र में नहीं है। तमाम कारणों की वजह से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा क्या रहता है आपके? गर्म रहता है। उसके बाद में राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, अलवर भरतपुर का क्षेत्र मूल रूप से ये भी काफ़ी गर्म, 45 से 50 डिग्री वहाँ का तापमान भी पहुँच जाता है। राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वहाँ का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, इससे ज़्यादा उसका तापमान नहीं पहुँचता है। उसके बाद में राजस्थान में सबसे कम तापमान अरावली क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि अरावली क्या है? धरातल से ऊंचाई पर स्थित है। धरातल से ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से तापमान क्या रहेगा? कम। दूसरा, वनस्पति उस क्षेत्र में खूब है, उसकी वजह से अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। अलग बात है, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है उस क्षेत्र में, है ना, बारिश काफ़ी ठीक होती है तो उमस ज़्यादा रहती है। बाकी जब हवा चलती है, शुष्क हवा, तब एकदम ठंडी ठंडी हवा। आपने देखा होगा ना, आप जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर जाते हैं ना, नीचे वाले क्षेत्र से ऊपर वाले क्षेत्र में हवा तेज़ चलती है ना, हवा की गति क्या होती है आपकी? तेज़ होती है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने की वजह से मैंने उधर लिखा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वायुदाब घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में लो प्रेशर सिस्टम अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र बनना शुरू होता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम हवाएं इस निम्न दाब के केंद्र को भरने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे आगे बढ़ती हैं फिर राजस्थान के अंदर चलना शुरू होती हैं। राजस्थान में फिर धूलभरी क्या चलती है आपके? आंधियाँ। और धूलभरी आंधियाँ चलने का कारण क्या है? सवनीय धारा। इसकी वजह से ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, राजस्थान में धूलभरी आंधियाँ चलने का कारण क्या है? और हर जगह यहाँ पर ये मत राइट करके आना कि अरावली की स्थिति, जैसे ही क्लाइमेट का सवाल पूछेगा अरावली की लोकेशन, है ना, और ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन किसकी वजह से होता है? आपके सवनीय धाराओं के कारण इस क्षेत्र में धूलभरी आंधियाँ चलती है, साथ ही साथ में लू चलती है। यह दक्षिण पश्चिम हवा राजस्थान में आती है, इसका संपर्क दक्षिण पश्चिम हवाओं की तेज गति से हवाएं गर्म होती है, राजस्थान में चलना शुरू होती है। उसी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आपके लू कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लू कहते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर लू भी चलती है। कई बार राजस्थान में गर्मियों में आपके जो है वायु के भावर बनते हैं, जिसको अपन बबूलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बबूलिया बोलते हैं। कभी कभार इन वायु भावर का संपर्क तेज गति से दक्षिण पश्चिम हवाओं की तेज गति से होता है, तो फिर राजस्थान के अंदर अपने रेत के गुहार युक्त भयंकर क्या चलना शुरू हो जाती है? आंधियाँ। सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ आती? राजस्थान में। गंगानगर एक साल में 27 दिन, हनुमानगढ़ 24 दिन, बीकानेर 18 दिन। उसके बाद में सबसे कम आंधियाँ पूछे तो कहाँ है? झालावाड़ 3 दिन, अजमेर 4 दिन, चित्तौड़गढ़ में कितने दिन आती है आपके? 4। कोटा में वैसे 5 दिन है, लेकिन 3 ठीक है। अरे ये लास्ट में क्या है भाई? ठेठ हिंदुस्तान से पाकिस्तान, गजब, बीच पूरा बॉर्डर पार करके। उसके बावजूद राजस्थान के अंदर आपके जो है सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। आंधियों के बाद में राजस्थान के अंदर कभी कभार गर्म जिला पूछे तो कौन सा है? चूरू। गर्म स्थान पूछे तो कौन सा है? फलोदी। आपने ठंडा जिला पूछे तो कौन सा है? चूरू। और आपके ठंडा स्थान पूछे तो कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान का बरखोयास को पूछे तो कौन सा है? माउंट आबू। बरखोयास कौन है आपकी? माउंट आबू है। और अपने चूरू ज़्यादा गर्म होने का कारण क्या है? चूने की परत। क्या है आपके? चूने की परत है। उसके बाद में अपन आगे चले। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे तो कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला कौन सा था? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला कौन सा था आपके? चूरू, ठीक है ना। न्यूनतम दैनिक और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला कौन सा? डूंगरपुर, ठीक है। यही पूरा समझा था अपन ने। कोई डाउट किसी को? मन में कोई संशय? क्लियर सबके यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट नो डाल के लिखो, राजस्थान की स्थानीय पौने। राजस्थान की स्थानीय पौने
कल मैंने बताया था ना, सावन बाजे सूर्यो भाद्रपद परवाई। सावन के महीना में सूर्या चलती है और भाद्रपद माह में कौन सी चलती है? परवाई। सावन बाजे सूर्यो न भाद्रपद परवाई। तो राजस्थान की स्थानीय पौन है। अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख लो, पहले इनको समझ लो, फिर आगे देखते हैं। देखना, अरे आवाज नहीं, देखना इधर। अपन देख रहे हैं राजस्थान की स्थानीय पौने। ये नोट डाल के देख लेना, सारी पौने एक साथ में बता देता हूं। राजस्थान की स्थानीय पौने। राजस्थान के अंदर इधर दिशा कौन सी है? इधर कौन सी दिशा है? इधर कौन सी है? इधर कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखो राजस्थान के अंदर जो हवाएं चलती है, सबसे पहले जो पूर्व दिशा से राजस्थान में एंट्री करते हैं ना, इसको बोलते हैं पूर्वैया, या इसको क्या बोलते हैं? परवई। क्या बोलते हैं इसको? जो पूर्व दिशा से एंट्री करती है वो कौन सी? पूर्वैया या परवई। राजस्थान में जो हवा पश्चिम दिशा से एंट्री करती है इसको बोलते हैं आथुनी। क्या बोलते हैं इसको? आथुनी। या इसको क्या बोलते हैं आपकी? पिछवाई। आथुनी या क्या बोलते हैं आपकी? पिछवाई। जो हवा राजस्थान में उत्तर दिशा से एंट्री करती है इसको क्या बोलते हैं आपकी? उत्तरार्ध, धराऊ, धरोड़। सामान्य लैंग्वेज कहते हैं धुरु बाहिरो बजे। धुरु हवा चलती है राजस्थान में, उत्तर दिशा की तरफ से आती है। जो हवा राजस्थान में दक्षिण दिशा की तरफ से आती है इसको बोलते हैं दिखणाऊ। दिखणा तो बजे, दिखणाऊ। या इसको बोलते हैं लंका, लंकाऊ। दक्षिण में लंका है, लंका की तरफ से आती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? लंकाऊ। राजस्थान में जो हवा उत्तर पश्चिम दिशा से इधर से आती है इसको बोलते हैं सूर्या। क्या बोलते हैं इसको? सूर्या। जो हवा इधर से आती है ये है आपकी समुद्री, समुद्री, या इसको बोलते हैं समुद्री। कि समुद्री बाजा, ये गुजरात के आगे समुद्र है, समुद्र की तरफ से आती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? समुद्री। जो हवा राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से एंट्री करती है इसको बोलते हैं चील बाजे। क्या बाजे आपकी? चील। जो हवा राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से एंट्री करती है इसको बोलते हैं संजेरी। क्या बोलते हैं इसको? संजेरी नाम से पुकारते हैं। ये राजस्थान में इन दिशाओं से प्रवेश करने वाली क्या है आपकी? हवाएं। इनके अलावा राजस्थान में जो हवा चलती है, जैसे राजस्थान में एक हवा चलती है जिसको अपन बोलते हैं तवा। सुना है? ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवा, अपन कहते तवो तपे जो तपे हैं। ज्येष्ठ माह में चलने वाली जो गर्म हवा, इसको क्या बोलते हैं आपके? तवा। किसने लिखा उल्टा? किसने कहा? मिसप्रिंट होगा। ज्येष्ठ माह में चलने, अरे मिसप्रिंट तो हो ही सकता है ना। मैंने क्या कहा? परवई बाज पीछम ने फिरियो, घर बैठे नार बेड़ियो भरियो, है ना। परवई चलती थी पश्चिम की तरफ चलती है, तब क्या आती है? बारिश आती है। उधर से हवा वापस, जो अरब सागर का मानसून आएगा वो वापस चलते चलते इधर से वापस उल्टी हवा शुरू होती है, बारिश आती है। ठीक है ना। तो हवा कौन सी है आपके? और फिर भी होगा मैं एक बार देख लूँगा, है ना। अभी फिलहाल इसी को रखो। उसके बाद में इधर बुला दिया,
एक होता झोला, क्या होता झोला? ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ माह में चलने वाली, अरे एक मिनट, ये तो हो गया ना, ये तो तवा है। झोला है वाष्प कणों के साथ, वाष्प कणों के साथ चलने वाली हवा। अपन क्या है, झोला बाजे, बाजे झोला, झोला तो पता है ना। आगे एक है राजस्थान के अंदर सिल्ली, पोष माह में चलने वाली, पोष माह में चलने वाली ठंडी हवा, इसको क्या बोलते हैं? सिल्ली। एक राजस्थान में चलता है अरडाऊ, क्या होता है अरडाऊ? सुना है? नहीं सुना? अरडाऊ का मीनिंग होता है तेज गति से चलने वाली हवा, अब ना अडाट उठे है। तेज गति से चलने वाली हवा, इसको क्या बोलते हैं आपके? अरडाऊ। ये अपने राजस्थान में क्या है? पौने। एक बार लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। अरे पूर्वई, पूर्व दिशा उगुनी। लिखवाएं? अभी लिख लो भाई।
क्या हुआ? ये अभी पढ़ने वाला बच्चा, देख रजिस्टर बिल्कुल नया है। अब आ रहा है इसको? अब आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है समझ में? लिख लिया सबने? उसका चल रहा है विश्लेषण, फोन कर दिया मैंने ना। अरे भला आदमी, मैंने कहा ना विश्लेषण के लिए भेज दिया मैंने, फिर तुम इतना क्यों लोड ले रहे हो, है ना? लिख लिया सबने? ये राजस्थान में क्या थी आपकी हवाएं? इस राजस्थान की स्थानीय पवनें, जिसको अपन स्थानीय पवनें कहते हैं। नेक्स्ट अपन आगे देखो, लिखो ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखाएं। ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखाएं। समताप रेखा का मीनिंग होता है समान तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखा, उसको बोलते हैं समताप रेखा। तो ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखाएं, ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखाओं का आकलन होता है जून माह का। कौन सा महीना है आपकी? समताप रेखाएं। समताप रेखा, इसका आकलन कौन से महीने का है? जून माह का। कौन सा महीना आपके? प्रत्येक महीने का नहीं मिलेगा, ग्रीष्म ऋतु में मिलेगा जून महीने का, ठीक है ना? जून माह। अब ये समताप रेखाएं खींची गई रेखाएं नहीं होती हैं, समान तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखा होती है, उसको बोलते हैं समताप रेखाएं। ये समताप रेखा आप देखोगे, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है 42 डिग्री सेल्सियस। कौन सी है आपकी? 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जून माह में जिस समय यहाँ का तापमान 42 रहेगा, इस पूरे क्षेत्र का तापमान कितना रहेगा? 42। मैं इधर लिख देता हूँ, 42 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा वर्तमान लोकेशन के अनुसार देखें, अनूपगढ़ से होते हुए गंगानगर और गंगानगर से होते हुए हनुमानगढ़, ठीक है? कौन सी समताप रेखा है आपकी? 42 डिग्री सेल्सियस। कौन सी है? 42 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा यहाँ से गुजरती है। दूसरी समताप रेखा है राजस्थान के अंदर, यहाँ से 40 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस है ये? 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जिस समय जून माह में राजस्थान में इस क्षेत्र का तापमान 40 अर्धशुष्क क्षेत्र का लगभग पूरा कितना रहेगा आपकी? 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरेगी? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना कुचामन, सिक्कर, झुंझुनू होते हुए लास्ट चूरू तक। कौन सी रेखा है आपकी? 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा
बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कोचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू। यानी कि जिस समय तापमान यहाँ का 40 रहेगा, 40 40 40 40 40 40, आगे समझ में, तापमान पूरे इस क्षेत्र की तरह रहेगा 40। अब इसके खींची गई लाइन फिर कह रहा हूँ नहीं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। फिर उसके बाद में देखोगे यहाँ से आपकी रेखा गुजरती है, इसका नाम भी 40 डिग्री सेल्सियस है। ये भी कितने डिग्री सेल्सियस है? 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस तीसरी वाली, यह समताप रेखा कहाँ से गुजरती है? अलवर। अलवर से निकल के जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद दौसा, दौसा होते हुए टोंक, टोंक होते हुए शाहपुरा, शाहपुरा से हल्की सी बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से बारा। ठीक है, 40 40 40 40 40 40 40। जून माह में यहाँ का तापमान क्या रहेगा? 40। उसके बाद में यहाँ से गुजरती है कैसे, इसका नाम है 38 डिग्री सेल्सियस। क्या नाम है इसका? इधर लिख देता हूँ मैं, है ना। 38 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में कहाँ से गुजरेगी? हल्का सा बाड़मेर का एरिया, बाड़मेर से निकल के जालोर, जालोर से निकल के पाली, पाली से निकल के अजमेर, अजमेर से निकल के भीलवाड़ा। क्लियर? ये कौन सी है आपके? जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ बाड़मेर का तापमान 38 रहेगा, जालोर का 38, पाली 38, अजमेर 38, भीलवाड़ा 38। 38 डिग्री समताप रेखा यहाँ से होते हुए गुजरेगी। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, यहाँ से एक समताप रेखा यहाँ से गुजरेगी। यह समताप रेखा 36 डिग्री सेल्सियस, कितनी आपकी? 36 डिग्री सेल्सियस। ये 36 डिग्री सेल्सियस, ये समताप रेखा कहाँ से गुजरती है? अब सांचौर से, कहाँ से आपके? सांचौर से निकल के जालोर, सांचौर से जालोर, जालोर से हल्का सा राजसमंद, राजसमंद होते वापस उदयपुर। कौन सी है आपकी? 36 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगी 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, ओनली फॉर सिरोही और उदयपुर। सिरोही और कहाँ से आपकी? उदयपुर। कौन सी है? 34 डिग्री सेल्सियस। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, हाँ क्या हुआ? अरे भला मानस डिस्ट्रिक्ट इन वास्ते लिखूं मैं? देख मेरी बात सुन, रुक जा एक मिनट, इधर देख, यहाँ कौन सी है आपकी? 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरेगी? माउंट आबू से। ओनली फॉर माउंट आबू की परिधि के दोनों तरफ से। राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट इतने हैं कि डिस्ट्रिक्ट जिले मैप में समाहित नहीं हो रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, राजस्थान का नक्शा यदि आपको नहीं आता है ना, तो फिर ज्योग्राफी आधी से ज़्यादा तो हो गई। ठीक है, अरे कनेक्टिविटी कैसे नहीं है? आपको पता नहीं चल रहा है कि इधर आपके जालोर है, जालोर के पास कौन सा है? सांचौर के पास जालोर नहीं है, जालोर के पास पाली नहीं है, पाली के पास आगे उदयपुर नहीं है। तो ये इसीलिए तो घूम रही है रेखा। वापस देख लेना, डिस्ट्रिक्ट यदि आपको पता है ना तो एक बिल्कुल फ़र्क नहीं है। यहाँ आपके अनूपगढ़ पता है आपको, पास में गंगानगर पता है, आगे हनूपगढ़ हनुमानगढ़ पता है ना, तो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हो गए? 42 डिग्री सेल्सियस। फिर आपके लहर देखना, यहाँ कौन सा? अलवर का बॉर्डर है, अलवर के पास में जयपुर ग्रामीण है, या लिखा हुआ देख,
ये रहा। अलवर के पास कौन सा? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण का हल्का सा बॉर्डर कवर करेगा, दौसा आएगा पास में। दौसा से कहाँ गुजरेगी? नीचे टोंक है। टोंक से आगे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाएगा? शाहपुरा। शाहपुरा से वापस घूमेगी बूंदी। बूंदी से कोटा, कोटा से 12। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब लोकेशन पता होगी ना तो आ जाएगा, नहीं पता है तो फिर कितना भी मैप बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ नहीं आने वाला। बात आ रही है समझ में? फिर आगे देख, मैं बता रहा हूँ पूरा मैप के अंदर। फिर पहले ये मैप ही तो है, एक एक डिस्ट्रिक्ट साइड में लिख रहा हूँ ना भाई, एक एक डिस्ट्रिक्ट मैप में साइड में, इसीलिए तो मैं लिख रहा हूँ। फिर कौन सा है? 140 डिग्री। यहाँ पता है बाड़मेर है, बाड़मेर के आगे बालोतरा है, बालोतरा से सटा हुआ जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर से ऊपर नागौर है, नागौर से ऊपर डेढ़वाड़ा कुचामन है, उसके ऊपर सीकर है, सीकर के ऊपर झुंझुनू है। ये पूरी लहर चल रही है ना ऐसे। हल्का सा दिमाग में जोर अपने को भी लगाना पड़ेगा, खाली वो पक पकाए माल जितना खाओगे ना उतना नुकसान होगा इधर, है ना। उसके बाद देख लो ना आगे, नेक्स्ट कौन सी? 38 डिग्री सेल्सियस। कहाँ है आपके? बाड़मेर का दक्षिणी भाग। बाड़मेर से आगे चलोगे कौन सा आएगा? जालोर। जालोर से आगे बढ़ो कौन सा आएगा? जालोर से सटा हुआ पाली है या नहीं है? पाली। पाली से आगे बढ़ेगा हल्का सा कौन सा आएगा? अजमेर। अजमेर से वापस कौन सा? इधर भीलवाड़ा। ये पीछे ऐसे घूमेगी पूरी, है ना, ब्यावर के जस्ट ऊपर से, पाली से होते हुए वापस। ठीक है, उसके बाद में ये कौन सा है? अरे बलमानस, ये मैंने ओनली बीच में डिस्ट्रिक्ट लिखता। अच्छा इधर ही कंफ्यूजन हुआ यूँ। एक मिनट, तीनों लिखने दे मुझे फिर। तो ऐसे ही बोल दो ना कि सर पूरा मैप में दर्शाओ। अड़तीस डिग्री सेल्सियस कहाँ से गुजरेगी आपकी? बाड़मेर, जालोर, पाली, पाली से ब्यावर से वापस घुमा दो केकड़ी, अजमेर बॉर्डर से होते हुए केकड़ी, केकड़ी से आगे लिख लो भीलवाड़ा, खत्म बात। हमें ठीक है? ठीक है, तो फिर इतना ही बोलो ना कि सर इसमें अजमेर में कंफ्यूज था। नेक्स्ट आगे कौन सा है? 36, सांचौर, जालोर, राजसमंद और उदयपुर। 34 डिग्री सिरोही और उदयपुर। 32 डिग्री कौन सा है? ठीक है, लिख लो।
लिख लिया सबने? हो गया अभी सबके? आगे बढ़े। समताप रेखा स्पेशल कुछ नहीं है, समान तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखा का वहाँ का तापमान इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो राजस्थान में समताप रेखा का सवाल कई बार तो ऐसे ही बन जाता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी समताप रेखा नहीं गुजरती है? 42, 44, 40, 40, 38 ऐसे ऑप्शन में मिल जाए, है ना। 44 नहीं है, बस ध्यान रखना। राजस्थान में कौन कौन सी है? 42, 40, 40, 38, 36, 34, 32, यही समताप रेखा है। राजस्थान में कौन से महीने में गुजरती है? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। ये लेट ध्यान रखना, बाकी इसमें ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, ठीक है ना, कि ये इस तरीके से। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने जो लाइन बनाई है इसका मीनिंग ये नहीं कि एक रो में ही चल रही है ऐसे, है ना। लगभग उस क्षेत्र में से पूरे में से उस वहाँ का टेम्परेचर लगभग यही रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप हाईवे की तरह निकाल दो, सर ने बनाए और ये इसी हाईवे में तापमान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखो, आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या होती है? लिखो आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता भाई, आर्द्रता क्या होती है? अब आर्द्रता हकीकत तो ये बताऊं ना, मन में सबको पता है आर्द्रता क्या है, उमस नहीं पता। उमस पता है ना सबको। कई सवाल ऐसे होते हैं जिसका अपन पता सबको होता है लेकिन व्याख्यान नहीं कर पाते हैं। जैसे एक सवाल आता है राजस्थान में, या फिर ऐसे ही अपन पूछ लें कि मिट्टी किसको कहते हैं। अब सबको पता है मिट्टी किसको कहते हैं, किसको नहीं पता? ऐसा कोई है जिसको पता है मिट्टी? अब बताओ मिट्टी किसे कहते हैं? अब कहें रेत, कोई कहेगा धूड़ो। मैंने कहा ना, कई सवाल ऐसे होते हैं मन में सबको पता, लेकिन उसका व्याख्यान परिभाषा में उसको परिभाषित नहीं कर पाता है। चट्टानों के अपर्दन व अपक्षय की प्रक्रिया से निर्मित चूर्ण के साथ वनस्पति और जीव जंतुओं के अंश मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। अब पता सबको मिट्टी क्या है, परिभाषा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैसे वैसे आर्द्रता सबको पता है, नमी सबको पता है, परिभाषा लिखनी बड़ी मुश्किल हो गई। आर्द्रता किसको कहते हैं? लिखो परिभाषा के रूप में, है ना। अरे वायुमंडल में स्थित अदृश्य जलवाष्प के जो कण होते हैं ना, वही आपकी क्या है? आर्द्रता है। वायुमंडल में क्या हुआ? वायुमंडल में स्थित अदृश्य जलवाष्प के कण, वायुमंडल में स्थित अदृश्य जलवाष्प के कण जो है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? अरे हाइग्रोमीटर है। कौन सा मीटर है आपकी? हाइग्रोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है आपकी? झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़।
सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना पूछे तो कौन सा है? अगस्त, है ना। सर्वाधिक आर्द्रता वाला टाइम पूछ ले तो कौन सा है? सुबह के 5 बजे। बिल्कुल। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। महीना पूछे तो कौन सा है? अप्रैल। टाइम पूछे तो कौन सा है? दोपहर के 3 बजे। दोपहर के 3 बजे। लिखो इसको, यहाँ तक फिर एक आध पॉइंट और लिखाता हूँ। लिखो इसको। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। इसी में आगे नोट डाल के एक पॉइंट लिखो। लिखो इसमें शीतकाल में, शीतकाल ठंड, शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण, शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला। शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है आपकी? गंगानगर। और नीचे न्यूनतम करके लिख दो जोधपुर। न्यूनतम कौन सा आपकी? इन्हें शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला पूछे तो कौन सा हो गया? जोधपुर। सर्वाधिक पूछे तो कौन सा हो गया? गंगानगर। क्लियर सबके? ये अपने राजस्थान में कौन सी ऋतु थी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वैसे भी जानकारी नहीं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ नहीं, गर्मी का दौर, गर्मी पड़ती है, राजस्थान में लू चलती है, लो प्रेशर सिस्टम विकसित होता है, बबूलिया आता है, वायु के भंवर बनते हैं, यही है ज़्यादातर। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ खास जानकारी इसमें नहीं थी। और साथ साथ में कुछ समताप रेखाएं, समताप रेखाओं में सवाल बनता तो कम ही है, लेकिन कभी कभार बन भी जाता है ना। समान तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखाएं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद नेक्स्ट कौन सी ऋतु आपकी? वर्षा ऋतु। क्या हुआ? ग्रीष्म ऋतु के बाद सेकंड कौन सी ऋतु आपकी? वर्षा ऋतु।
अब देखना इधर, वर्षा ऋतु, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? वैसे वर्षा का ऋतु का समय कौन सा है? जून से सितंबर के बीच रहता है। जून से सितंबर कौन सा महीना आपकी, मतलब कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के दौरान पूरे राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर। कितनी आपकी? 57.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में एक वर्ड सुना है, दोगड़ा। दोगड़ा क्या होता है? दोगड़ा। माउठा सुना है? माउठा। माउठा क्या होता है? अब शीत ऋतु में होने वाली बारिश को अपन राजस्थान में माउठा बोलते हैं। अपन को माउठा इसलिए पता है क्योंकि हमारे इधर माउठा होता है, हमारे यहाँ माउठा होता है, इसलिए उसको क्या अपन को सबको पता है कि राजस्थान में सर्दियों में बारिश होती है, उसको माउठा कहते हैं। अब दोगड़ा हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि दोगड़ा होता ही नहीं है। दोगड़ा का मीनिंग है प्री मानसून की बारिश। हमारे यहाँ तो ढंग से मानसून की नहीं होती है, प्री मानसून कहाँ से लाए? प्री मानसून की जो बारिश होती है उसको राजस्थान में क्या कहते हैं? दोगड़ा। तो दोगड़ा प्री मानसून की, पूर्वी राजस्थान में होती है थोड़ी बहुत, प्री मानसून की बारिश को राजस्थान में क्या कहते हैं आपकी? दोगड़ा कहा जाता है। अरे मानसून से आगे आगे होने वाली बारिश प्री मानसून, उसको दोगड़ा कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं आपकी? दोगड़ा। अब राजस्थान के अंदर जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के अंदर हमारे यहाँ क्या होगी? बारिश। और कौन सी बारिश होगी? मानसून की बारिश। वैसे हमारे इधर कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून है आपकी? इसको दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए बोलते हैं कि हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ से होती है। अरे लास्ट में क्या है तुम लोग ये तीन कब से बैठो, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, इधर देख लो ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, हवाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। इसका इसको क्या बोलते हैं आपकी? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखो ये जो मानसून शब्द है ना, अरबी भाषा, कौन सी भाषा आपकी? अरबी भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है मौसिम। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया? यह सवाल पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन में एक वर्ड मिलेगा मौसम और एक मिलेगा मौसिम। वर्ड क्या है? मौसिम। और इसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार पलट जाना। पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार क्या हो जाना? जिधर लो प्रेशर उधर पलट जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन? मानसून बोलते हैं। तो मानसून हमारे इधर कौन सा पहुंचेगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब मानसून की क्रियाविधि को समझने के लिए अपन को कुछ शब्दावली के तौर पे कुछ वर्ड अपन को पहले से पता होना चाहिए। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा अल्नीनो, सुना है? अल्नीनो। दूसरा कौन सा? लानिनो। मैं अभी फिर कह रहा हूँ, राजस्थान का क्लाइमेट का टॉपिक, हवाएं बड़ा खतरनाक टॉपिक है। ध्यान से समझने की कोशिश नहीं की, हवा पास में से गुजर जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा, है ना। यह हवा है किधर से भी गुजर जाएगी, ध्यान को थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं और हवा पास में से गुजरी नहीं। बात आगे समझ में? और एक दो जगह कहीं मिसमैच हुआ फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये क्लाइमेट है, वैज्ञानिक पता नहीं कब से लगे हुए हैं इसको रिसर्च करने में, और अभी तक इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही जाता, पूर्ण रूप से अभी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा जियोग्राफी का बहुत बड़ा सेक्शन है, क्लाइमेट एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट है ना, अलग से पूरा। अपन तो छोटा सा पढ़ रहे हैं राजस्थान का क्लाइमेट, है ना, राजस्थान की जलवायु ओनली राजस्थान के संदर्भ में, बाकी क्लाइमेट बहुत बड़ी चीज़ है ना, बहुत अलग जियोग्राफी का बहुत बड़ा पार्ट है। अल्नीनो और लानिनो वर्ड सुना है किसी ने? इस बार लगातार चल रहा है, शायद कल भी न्यूज़ है, यदि न्यूज़ बराबर पढ़ते हो तो कल न्यूज़ में था, कल या परसों की न्यूज़ के अंदर। अल्नीनो के प्रभाव की वजह से अगस्त में जो है बारिश कम हुई, है ना,
बारिश सितंबर ने की भरपाई, ऐसा कुछ शायद लाइन थी। अल नीनो शब्द हर बार आता है ना, और ये भविष्यवाणी पिछले साल से लगातार भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि अल नीनो का प्रभाव की वजह से अपने यहाँ पर सूखा पड़ने की संभावना, सामान्य से आपके कम बारिश हो सकती है ना। ये आपके अल नीनो, और दूसरा वर्ड कौन सा, ला नीनो। जब भी अल नीनो होता है उस समय हमारे भारत एंड राजस्थान में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। जब ला नीनो का प्रभाव होता है तब हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है। दोनों जलधाराएं कैसे अपन आगे समझेंगे। उसके बाद में अल नीनो, ला नीनो, एक आपकी जेट स्ट्रीम होता है, ये तो है जलधारा, ये है पवन। जेट स्ट्रीम सुना है, क्या होता है जेट स्ट्रीम? एक वायु परिसंचरण तंत्र है, बहुत तेज गति से चलने वाली क्या है आपकी हवा। तो इसको भी देखेंगे। एक होता कोरोलिस बल, सुना है कि ये पहली बार ही सुना वर्ड। एक होता कोरोलिस बल, पृथ्वी अपने अक्ष पे राउंड करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, उसकी वजह से पृथ्वी में से एक क्या कहते हैं पावर जनरेट होती है, उसी का नाम है कोरोलिस बल। उस कोरोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक फेरल ने सिद्ध किया था, इस कारण इसको फेरल लॉ के नाम से भी पुकारते हैं। कोरोलिस बल जो है भूमध्य रेखा के आसपास शून्य होता है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाता है वैसे वैसे ये क्या होता जाता है, आपके पावरफुल होता जाता है, अपना काम तेज गति से करता है। बात आ गई समझ में, यानी ज़्यादातर हवाएं दाईं और बाईं ओर मुड़ेगी। इस कोरोलिस बल की वजह से आपके वायुदाब पेटियाँ है ना वो प्रभावित होती है, सामुद्रिक जलधाराएं प्रभावित होती है, हवाएं प्रभावित होती है, मानसून तंत्र काफ़ी प्रभावित होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं और मुड़ती है, उसका कारण क्या है, कोरोलिस बल है। जलधाराएं दाईं और बाईं और मुड़ती है, उसका कारण भी क्या है, कोरोलिस बल है। ठीक है ना। अभी आप ऐसा करो, यहाँ तक लिखो, फिर यहाँ से आगे मैं लिखाता हूँ। लिख लिया सबने? नेक्स्ट वर्ड लिखो मानसून, लिखो मानसून। लिखो मानसून शब्द आगे सब बराबर या कोई लिख रहे हैं अभी तक? मानसून लिख लिया सबने? लिखो मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, आगे लिखो, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का
मौसम के अनुसार पलट जाना, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार पलट जाना। ठीक है, ये क्या है आपकी मानसून। उसके बाद में लिखो कोरोलासिस बल। कोरोलासिस बल कोरोलासिस बल लिखो इसमें कोरोलासिस बल के कारण कोरोलासिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर कोरोलासिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बोलूं सर। कोरोलासिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। कोरोलासिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक फेरल ने सिद्ध किया। ऊपर लिख दिया नाम देख। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक फेरल ने सिद्ध किया, इसलिए इसे फेरल नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे फेरल नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे फेरल नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कोरोलासिस। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ना, कोरोलासिस बल की उत्पत्ति कोरोलासिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। कोरोलासिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। घूर्णन या परिभ्रमण जिसको बोलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना, उसकी वजह से कोरोलासिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट आगे वाला पॉइंट लिखो। कोरोलासिस बल भूमध्य रेखा के आसपास शून्य रहता है। कोरोलासिस बल भूमध्य रेखा के आसपास शून्य रहता है
तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। कोरलोसिस बल भूमध्य रेखा के आसपास शून्य रहता है तथा ध्रुवों पर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध जो ध्रुव है ना, तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। तथा ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक। यह ध्यान रखना, ये सवाल कई बार ऐसे बनता है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए, और वहाँ पर ये मिल जाता है कई बार, कोरलोसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती है। लाइन खोटी है। उत्तरी गोलार्ध में किधर है? दाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट इसको बना लो, जो आसानी से इसके नीचे जो परिभाषा लिखी ना, उसके नीचे इस फॉर्मेट को बना लो। हो गया सबके? नेक्स्ट आगे लिखो जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम। लिख लिया? जेट स्ट्रीम की परिभाषा कल आते ही अपन लिखेंगे। जेट स्ट्रीम क्या है, अल्नीनो क्या है, लानीनो क्या है, इनको कल आते ही अपन डिटेल से समझेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो, मन में कोई संशय हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? ओके।